हेलो दोस्तों, आप सभी का विश्व फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे डिस्कशन करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स में जितने भी फिलअप्स बन सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप देखते रहिए और जवाब आप अपने मन में तैयार करके रखिए। सबसे पहला, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द चार्ज इज, किसी भी चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आपका। तो आप ध्यान रखिएगा, चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। और कूलम का डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या होता है, 80। अब आप कहेंगे 80 कैसे आया, तो ध्यान रखिएगा I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। तो करंट का आपका A और टाइम का T। इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का कितना याद रखेंगे, 80। बिल्कुल दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एक बात बताइए, डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। चार्ज का क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। कूलम मीटर को ही आप क्या कहते हैं, डायमेंशनल एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपका एसआई यूनिट, इस वजह से आप क्या कहेंगे यहाँ पे, कूलम मीटर, ठीक है। उसके बाद टू लाइक चार्ज, मतलब दो लाइक चार्ज कैसा होगा। तो लाइक चार्ज कहने का मतलब कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऐसे पेयर ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, लाइक चार्ज। और ध्यान रखिएगा, दो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल, और दो अपोजिट नेचर का चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो आप कहेंगे टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और दो लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। और टू अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। दो लाइक चार्ज रिपेल और दो अनलाइक चार्ज आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश इन सीजीएस सिस्टम। अब देखिए, एमकेएस बोलता या एसआई बोलता हम तुरंत बताते हैं इसमें, पर ये सीजीएस पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू ई डी, सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर में आपको जनरली यूज होता था यह फॉर्मूला। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V अपॉन डी होगा कि नहीं होगा आपका। V की यूनिट क्या होती थी, वोल्ट, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, मीटर। तो वोल्ट मीटर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है आपका। अब एक बात बताइए, वोल्ट का एसआई है तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट है, पर सीजीएस सिस्टम में ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेट वोल्ट, और मीटर है तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, सेंटीमीटर। तो आप कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर सीजीएस सिस्टम में अगर आप यूनिट ढूंढे तो क्या होगा आपका, स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एमकेएस में होता तो आप वोल्ट पर मीटर कह देते आप वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द नेट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट चार्ज क्या होगा। तो आप कहेंगे कि डायपोल क्या होता था, एक प्लस चार्ज और दूसरा क्या होता था, माइनस चार्ज। इसी के कॉम्बिनेशन या ऐसे सिस्टम को कहते थे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक बात बताइए, जब दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। तो इस वजह से कहते हैं नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू, अब देखिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी रख के रखा है, V इज इक्वल टू क्या है, ई डी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी मतलब डिस्टेंस। तो आप कहेंगे यहाँ क्या आएगा आपका, डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज इज, फंडामेंटल चार्ज आप हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होगी आपकी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट,
द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज, मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब आप खुद सोचिए कि आइसोलेटेड मतलब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसका चार्ज जितना रहेगा उतना ही उस पर रहेगा, कांस्टेंट। देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, द सब्सटेंस इन अ सब्सटेंस इट विल हैव अ, तो अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब अगर कोई बॉडी है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आपको आएगा। तो कहेंगे इट विल हैव अ, कौन सा चार्ज होगा आपका, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स की एवेबिलिटी हो जाती है वहां पे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन डैश पॉइंट इन अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, कहां पे जीरो होगा भाई, किसी भी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक हॉलो स्फीयर है और ये आपका पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, इसके अंदर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, आपकी जीरो होती है। तो आप कहेंगे इनसाइड पॉइंट, क्या कहेंगे, इनसाइड पॉइंट इन अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, मतलब किसी भी स्फीयर के अंदर अगर आप बात करेंगे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो। नेक्स्ट, पोटेंशियल डैश ऑन अ मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर आप इसके अलोंग मूव कर रहे हैं तो आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है आपका, और परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिक्रीज on moving along the direction of electric field. Next, when a charged conductor is connected to the earth, अगर उसको अर्थ के साथ अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल विल बिकम जीरो। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसे आप देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया। तो आप एक बात बताइए, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल, और चार्ज की कूलम। तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिएगा, ml²T⁻², और चार्ज का अभी जस्ट आपने यहाँ पर आपने फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही आपने ड्राइव किया 80, तो क्या होगा, ml²T⁻³ A⁻1। आप इसे यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। कहाँ गया भाई, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ml²T⁻³ A⁻1, और ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है, देयर इज अ नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव। अब जितना प्लस इस पे होता है उतना ही माइनस इस पे होता है, तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या करेगा, कैंसिल, तो इस वजह से यहाँ पे क्या कह देंगे, जीरो। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को याद कर लीजिए या नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आप पर डिपेंड करता है, आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिएगा, क्या था आपका, R is equal to rho L upon A, then rho is equal to R A upon L। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। एक मीटर आपका कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपका, ओम मीटर। अब इस ओम की आपको डायमेंशन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ओम्स लॉ को यूज कर लीजिए। V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, IR, देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो वोल्टेज का भी जस्ट आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, ml²T⁻³ A-1 अपॉन A, तो क्या हो जाएगा, ml²T⁻³
ए का पावर -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका है? रेजिस्टेंस का, मतलब ओम का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं ना, ml² t-3 a-2, ठीक है, और मीटर का क्या होगा? L, तो टोटल क्या हो गया? ml³ t-3 a-2। चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो इस तरीके से आप डिराइव कर लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे? m l का पावर 3, t का पावर -3, a का पावर -2, और ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करवाया गया होगा, RT = R0 1 ± अल्फा डेल्टा T, और बोला गया था ये प्लस किसके लिए होता है? आपका कंडक्टर, और ये माइनस किसके लिए होता है? आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का क्या होगा? आपका नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया सेमीकंडक्टर, इस वजह से हम भी इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। चलिए 17 तक अपना कंप्लीट हो गया था। 18, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डैश करंट, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप वेरीज कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा आपका, और किस टाइप का करंट प्रोड्यूस होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक टर्म था आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप वेरीज करते हैं तो उसमें कौन सा करंट आपका प्रोड्यूस होगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपका प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डैश ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर ज्यादा मिलाएंगे तो उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है आपका? तो आपको याद होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर आपका बेस्ड होता है? आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट, द किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका टर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ डैश क्वांटिटी, तो ध्यान रखिएगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था J = I/A, और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी आपको बताया गया होगा, तो वो क्या था आपका? J = I। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर J कैसा आपका बिहेव कर रहा है? वेक्टर के जैसा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज अ डैश क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो ध्यान रखिएगा उसमें डायरेक्शन भी होता है, इस वजह से ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, ध्यान रखिएगा दो टर्म था, एक परमिटिविटी था और एक परमिएबिलिटी था। अब परमिएबिलिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप कोई भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपका परमिएबिलिटी हो, और वहां से आप उसकी SI यूनिट को वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसकी SI यूनिट को याद कर सकते हैं। तो मैं तो याद करने का आपको नहीं बोलूंगा, पर आपको वैल्यू देख लीजिए किस तरीके से निकलेगा। आप याद कीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला था, किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर करंट मूव करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था V = μ0I/2a। तो एक बात बताइए, μ0 क्या होगा आपका? B × 2a/I। तो इसका मतलब है टेस्ला, और 2a डिस्टेंस हो गया मीटर अपॉन करंट का एम्पेयर, तो टेस्ला मीटर अपॉन क्या होगा? एम्पेयर। तो आप लिख दीजिए टेस्ला मीटर अपॉन एम्पेयर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर डैश टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या नेचर होगा, ये आपको यहाँ पे बताने के लिए बोला गया है। तो देखिए, जब भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तरफ कैसा अट्रैक्ट होता है आपका? वीकली अट्रैक्टेड, या आप कहें
लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा होगा आपका? बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बेटा 2 मिनट अभी बाहर रुको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच हैज नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी आर कॉल्ड सच डैश सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जिसकी नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी हो उसे आप कैसा कहेंगे? तो आप ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की हमेशा नेगेटिव टेंडेंसी होती है भाई। क्या आपका? A magnetic pole of pole strength M is placed in a magnetic field B will experience a force of। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का था, वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? B इंटू M। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे? B इंटू M। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, पर टेस्ला से आप डायमेंशन तो नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको किसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला, अगर मैं ये लॉरेंज फोर्स का एक फॉर्मूला यूज कर लूँ, QVB, देन B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F अपॉन QV। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t का पावर -2, चार्ज का आपका 80 और v आपका वेलोसिटी था l t का पावर -1। तो क्या होगा आपका? m, l से l आपका कैंसिल हो गया, t से t भी कैंसिल हो गया, तो a का पावर ऊपर लेकर जाइए, या आप पहले टाइम को रख लीजिए, t का पावर -2, a का पावर -1, और ये टेस्ला का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। चाहे तो आप इसे याद कर लीजिए या समझ लीजिए, m t का पावर -2, a का पावर -1। नेक्स्ट, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैसा बिहेव करता है? तो ध्यान रखिएगा, करंट कैरिंग सोलेनॉइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो ये कैसा बिहेव करेगा आपका? एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शंट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश इन अ सर्किट। शंट को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ताकि ये किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दे आपका। नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, वो टेस्ला ही होती है आपकी। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द इज द चेंज इन। आप किसमें चेंज करेंगे ताकि आपका EMF इंड्यूस्ड हो जाए? तो फैराडे लॉ को याद कीजिएगा, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करने पर आपका EMF क्या होता है? इंड्यूस्ड हो जाता है आपका। नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू -L di/dt। तो L की वैल्यू -E dt अपॉन di। तो पोटेंशियल का आपने अभी जस्ट आपने एक डायमेंशन फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला था ml² t का पावर -3 a का पावर -1, और टाइम का है तो t, और करंट है तो करंट का आपका a। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml² t का पावर -2 a का पावर -2, और ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा। m L का पावर 2, T का पावर -2, A का पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला था phi इज इक्वल टू B डॉट A, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? आपका स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा? तो ध्यान रखिएगा, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा, और वो कौन सा होता है आपका? तो आपका गामा रे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द बॉडीज। तो बॉडीज में जो फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर
बॉडीज फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर भी किसका, तो बोन्स का, या नहीं तो आप टूथ का, दांतों का। इसके बाद डैश वेव आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, कौन सा ऐसा वेव है जिसको आप टेलीकम्युनिकेशन में आप यूज करते हैं, तो आप जनरली इसमें आप रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द नेचर ऑफ रेडिएशन इज, तो ध्यान रखिएगा जो रेडिएशन का नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर होता है आपका, और ड्यूअल नेचर मतलब वेव और पार्टिकल। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के सरफेस से निकालने को, इसको आप क्या कहते हैं, तो वर्क फंक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, वेवलेंथ लैम्डा की कितनी एनर्जी होगी फोटोन की, तो आप ध्यान रखिएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एटम इज नियरली, एटम का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का होता है आपका। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और ध्यान रखिएगा इसको वो आर्मस्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, और इसको 1 फर्मी कहते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन हैज और डैश एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसी एनर्जी होती है आपकी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका इंटीग्रल एनर्जी भी कभी कभी कहा जाता है, आप नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, तो मल्टीपल इसके आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंटीग्रल या क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी रहता है इसका, या आप इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, the stability of an atom is explained by the Niels Bohr model, Bohr's model. Next, each electron has a quantized energy. नेक्स्ट, 1 फर्मी, एक फर्मी में कितने मीटर होंगे, तो माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड, तो ध्यान रखिएगा उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। यहाँ पे कहा गया द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन इनपुट वोल्टेज इज, और इसका आंसर ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं वोल्टेज गेन। क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन। लास्ट सेकंड, द एनर्जी बैंड एबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, तो कौन सा बैंड होता है आपका, कंडक्शन बैंड। लास्ट, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं द सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी, तो ध्यान रखिएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। और इस तरीके से आप 62 फिलिप्स को आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।